हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, जो मैंने लास्ट लेक्चर अपना अपलोड किया था अकाउंटिंग इक्वेशन और समहाउ बेसिक्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर द क्लास 11th एज वेल एज फॉर द क्लास सीए फाउंडेशन। तो आज मैं उसका एक्सटेंशन लेकर थोड़ा सा आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले हमने ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम साइड, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम उसका थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन लेके चलते हैं। पहले पीछे का थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड दिखाता हूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, जस्ट फॉर योर रिवीजन। तो अगर हम चलें, तो अगर हम बिल्कुल ही ज़्यादा स्टार्टिंग में चलें तो हम कुछ इस तरीके से चलेंगे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम बताया था। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक पढ़ा था, जो कि था हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बेसिस पर हमने जो है वो आगे चीज़ों को करा था और ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करी थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे हमने क्या पढ़ा था। हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी और हमने ये वाला केस किया था, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ऑपोजिट साइड कि एक तो साइड हमारी एसेट्स की अफेक्ट हो रही थी और दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की अफेक्ट हो रही थी। इसमें हमारे पास चार चीजें थी: इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और वी कैन से कैपिटल, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स। ये चार चीजें हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझी थी। उसके हम आगे चलेंगे, आगे क्या है उसके हम देखते हैं अभी कि आगे इसके अंदर क्या है। आगे जो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब या तो एसेट साइड पर ही इंपैक्ट पड़ेगा, ऑपोजिट मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दूसरी साइड जो हमारी है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की है, इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो मतलब एक ही साइड में अफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन का। अब ट्रांजैक्शन क्या होंगे, या तो एसेट इंक्रीज करेगा इन विच वी हैव इंक्रीज इन एसेट्स, या दूसरा एसेट डिक्रीज करेगा इन विच वी हैव डिक्रीज इन अनदर एसेट। उसके बाद डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एक तरफ लाइबिलिटी घटेगी और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो ये दो ट्रांजैक्शंस आएंगे किसके अंदर, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। उसके अलावा हमारे पास एक ट्रांजैक्शन ऐसा भी है जो कि दो से ज्यादा जगह पर इंपैक्ट डालेगा। मतलब उसका एक इंपैक्ट एसेट साइड पर भी आएगा, एक लाइबिलिटी साइड पर भी आ सकता है और कैपिटल साइड पर भी आ सकता है, या एसेट साइड में दो जगह आएगा, कैपिटल में एक जगह आएगा। तो मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनका असर दो या दो से ज्यादा जगह पर पड़ेगा। सॉरी। तो अब हम आगे देखते हैं। इसको हम लोग कर चुके हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स भी हम लोग कर चुके हैं। इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल भी हमारा हो चुका है। डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट भी हमारा हो चुका है। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है एक प्लस और एक सॉरी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। मतलब या तो एक एसेट का बढ़ना और दूसरे एसेट का घटना, या एक लाइबिलिटी का बढ़ना और दूसरे लाइबिलिटी का घटना। तो उसके लिए हमारे पास वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। एक ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे एक एसेट या तो बढ़े और दूसरा एसेट घटे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, और आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज उसको देख लें। तो उस लेक्चर में क्या होने वाला है हमारा, उस लेक्चर में ऑपोजिट साइड में जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर आने वाला है और कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल लिया जा सकता है वो ये लिया जा सकता है, परचेज्ड अ मशीन ऑफ ₹1,00,000 इन कैश। मतलब कि आपने एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की।
तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें कि अगर आप कोई भी मशीन खरीद रहे हैं, मशीन आप लोगों के डेली लाइफ में एसी एक मशीन है, हो सकता है टीवी एक मशीन है, हो सकता है वॉशिंग मशीन एक मशीन है, हो सकता है कार एक मशीन है, हो सकता है। तो आप किसी भी मशीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर वर्ड मशीनरी का ही इस्तेमाल होगा। वो जो सारी चीजें मैंने आपको अभी गिनवाई सॉरी, वो सारी चीजें आप लोगों का घर का हिस्सा है, लेकिन मशीनरी जब आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से बात करेंगे, अकाउंटेंसी के व्यू पॉइंट से बात करेंगे, तो वहां वर्ड मशीनरी ही इस्तेमाल होगा। अब आप लोग देखिए कि आपने कोई मशीन अगर खरीदी तो आपके पास क्या बढ़ा बेटा, आप लोगों के पास बढ़ा बेटा मशीन। व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग मशीन बाय पेइंग कैश ऑफ ₹1 लाख। मतलब कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए कैश पे किया और 1 लाख की ही वैल्यू की मशीन आप लोगों को मिली। तो ऑन द वन साइड योर कैश इज डिक्रीजिंग, मींस योर वन एसेट इज डिक्रीजिंग, and on the another hand your another asset is increasing, which is machine. And in accounting equation we have assets is equal to liabilities plus capital. अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर देखकर बुक देखी होगी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन बनाए होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाया होगा, जैसे कि फॉर्मेट आप लोगों का इस तरीके से बनेगा, डबल लाइन आएगी ही आएगी इसके अंदर बीच में, क्योंकि एक मेन हेडिंग यहां पर बच्चों एसेट साइड की होने वाली है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बच्चों यहां पर अगर आपके पास कैश है तो यहां पर आप बेटा बच्चों -1 लाख रुपए कैश में लिख दोगे। मतलब अगर आपके पास, अगर मैं इसकी आपको दूसरे एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि अगर आप लोगों के पास यहां पर 10 लाख रुपए कैश है तो आप इसमें से 1 लाख रुपए मशीन के माइनस कर दीजिए, और आपके पास मशीन आई तो मशीन की एक हेडिंग डालिए आप, और 1 लाख रुपए आप यहां पर ऐड कर दीजिए। तो मतलब यह हुआ कि दैट दिस ट्रांजैक्शन इज हैविंग impact on the same side but in opposite direction, means on the in the cash you are deducting 1 lakh rupees, 1 लाख रुपए आप कैश में से माइनस कर रहे हैं, and on the another hand you are increasing your machine which is your another asset. So this transaction fulfills this thing, increase in assets and decrease in another asset. कैश में डिक्रीज और दूसरे एसेट में इंक्रीज। तो आई होप कि ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, मतलब अगर एसेट साइड का टोटल 100 रुपए है तो इन दोनों का टोटल भी मिलाकर 100 रुपए होना चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जैसे कि यहां पर ये 9 लाख आया प्लस ये 1 लाख हो गया, एक इक्वेशन का एक पार्ट बन गया, और मान के चलिए यहां पर 10 लाख रुपए आपके थे, यहां पर आप लोगों के मान के चलिए कि 10 लाख रुपए थे, लेकिन क्या इस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी साइड पर कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम बात एसेट साइड की ही कर रहे हैं। तो अगर 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख टोटल हुआ, और यहां पर हमने लिखा 10 लाख, तो अगर मैं इस टोटल को बराबर करूं तो ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, 9 + 1 10 लाख और 10 लाख यहां का टोटल। इसी तरीके से जब आप डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन का मिक्सचर्स इस क्वेश्चन के अंदर डालेंगे तो आपकी हर इक्वेशन के बाद टोटल इक्वल आना चाहिए, और हर इक्वेशन के बाद आप लोग टोटल को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, और हर ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक करेंगे कि आप सवाल सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आपका एसेट साइड का और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। ना सॉरी, आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। नाउ अगेन आई एम राइटिंग द इक्वेशन। द इक्वेशन इज assets is equal to liabilities
plus capital. Now we are talking about liabilities side, in which we have liabilities plus capital. If I will say total liability, तो total liability इन दोनों को मिलाकर होगी. क्यों? I am again repeating the thing कि capital is also your internal liability. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पेइंग टू द क्रेडिटर of rupees 50,000 by issuing equity shares. मतलब कि एक उधार था आपके पास 50,000 रुपए का. अब आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने क्या करा, आपने इस 50,000 के बदले में उसको शेयर्स इशू कर दिए. शेयर्स क्या होते हैं बेटा? हिस्सेदारी. किसमें? कैपिटल में. मतलब कि ओनरशिप में हिस्सेदारी को क्या कहते हैं बेटा? इक्विटी शेयर. अब यहां पर लिखा है वर्ड शेयर. शेयर का क्या मतलब होता है? SHARE. शेयर का मतलब होता है बेटा हिस्सेदारी. तो हिस्सेदारी किसमें? आपकी कैपिटल में. तो कैपिटल में हिस्सेदारी को कहते हैं बेटा, जब वो डिनोमिनेशन के फॉर्म में इशू करे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर. तो आपने क्रेडिटर को पैसे के बदले में क्या करा? उतनी ही वैल्यू की हिस्सेदारी दे दी इक्विटी शेयर की फॉर्म में. अब जब कैपिटल लायबिलिटी है बेटा, तो कैपिटल का ही एक दूसरा फॉर्म इक्विटी शेयर्स है. तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर भी क्या होगी? लायबिलिटी ही होगी. तो इक्विटी शेयर अभी नहीं, आपको आने वाले वक्त में 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा. इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल का एक अलग चैप्टर होता है. जब आप उसको बैलेंस शीट में बनाते हो तो आप उसको लायबिलिटी साइड में लिखते हो. तो अभी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि that equity share is your liability, is a liability of a company, and equity share is हिस्सेदारी or the sharing of capital in the firm. फर्म की कैपिटल में हिस्सेदारी को बेटा क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर्स. तो लायबिलिटी साइड की ही बात है. एक तरफ एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी तरफ दूसरी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है. नाउ आई एम राइटिंग अगेन द सेम थिंग विद द सेम फॉर्मेट इन विच वी हैव एसेट्स is equal to liabilities plus capital. क्या इस ट्रांजैक्शन से एसेट साइड पर कोई इंपैक्ट है? नहीं. क्यों? क्योंकि क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड वी आर पेइंग ऑफ अवर लायबिलिटी. तो वी राइट इट लाइक दिस. क्रेडिटर 50,000 रुपए का रहा होगा हमारे पास, हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो हमने 50,000 रुपए माइनस में कर दिए. प्लस एक लायबिलिटी हमारे पास बढ़ गई बेटा, किस नाम की? इक्विटी शेयर की नाम की. तो लायबिलिटी हेडिंग के नीचे हमने लिख दिया इक्विटी शेयर्स और यहां लिख दिया हमने बेटा 50,000. तो क्या हमारी इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया. मतलब कैसे नहीं आया? ये 0 हो गया तो ये 50,000 बढ़ गया. एक तरफ आप 50,000 माइनस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप 50,000 बढ़ा रहे हो. तो क्या कोई इंपैक्ट आया? ऐसा टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं आया. लेकिन हां, दिस इज अ डुअल इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. On the one side your one liability is decreasing and sorry, on the another hand your another liability is increasing. So I hope that this example is clear now. Decrease in liability and decrease in another liability. तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं. फिर हम इसके आगे बढ़ते. Now the last one is transaction affecting more than 2 items. अब मोर देन 2 आइटम्स का मतलब क्या है? मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आप लोगों को. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो 11th क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है. एग्जाम्पल क्या है? दैट्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 कॉस्टिंग वॉज रुपीज इन कैश. एक गुड्स, एक लॉट ऑफ गुड्स जिसकी वैल्यू 8,000 रुपए की थी आपकी बुक में, आपने उसको 10,000 रुपए का बेच दिया.
अब आप कहोगे सर ये कॉस्टिंग क्या है और सेल क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि कॉस्टिंग क्या है। सॉरी, जैसे कि एक पेन आपने बनाया, वो पेन 80 रुपीज का आप लोगों को मैन्युफैक्चर होकर पैक होकर वो आप लोगों को पड़ा, तो आप जाहिर सी बात है उसे 80 रुपए से ज्यादा का ही बेचोगे। 81 का बेचोगे, 82 का बेचोगे, 85 का बेचोगे, 90 का बेचोगे, 100 का बेचोगे। तो आपने उस पेन को कितने का बेचा? 100 रुपए का। अब 8th 9th 10th में जाइए, मुझे याद नहीं है कि कौन सी क्लास में वाली मैथ्स आप लोगों को पढ़ने को मिलती है, लेकिन एक चीज होती है, एक इक्वेशन होती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इस पेन की कितनी है बेटा? 100। कॉस्ट प्राइस इस पेन की कितनी है बेटा? प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 20। 20 रुपए प्रॉफिट आ गया। 100 रुपए का पेन बेचा, 80 रुपए इसकी इसकी क्या आई बेटा? कॉस्ट आई। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है कि मैन्युफैक्चरिंग में किसी सामान को बनाने में जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट, पहली चीज। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कॉस्ट हमने लिखा क्यों है? भाई मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आप लोग मान के चलो, आप लोगों की सबकी दुकानें हैं, शॉप है। अब आप लोगों के पास यही एक पेन है, आप उससे 80 रुपए का खरीद कर लाए हो। आप कह रहे हो कि यार मैं इसको 90 रुपए का बेचूंगा। जरूरी है कि आप 90 रुपए का बेच लोगे? नहीं बिक रहा आपका 90 का। कोई कस्टमर आया, आपने 86 का बेच दिया। कोई कस्टमर आया, आपने 81 का बेच दिया। कोई कस्टमर आया, आपने 110 का बेच दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस आप लोगों के हाथ में नहीं होती। मेजरली अगर देखा जाए, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो जिसकी सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं है। सेलिंग प्राइस फिक्स बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स की है, बट इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नहीं होती। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं बेटा कि आप लोगों का जो कॉस्ट है उस पर ही हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। जब वो प्रोडक्ट जितने का बिकेगा तब उसकी सेलिंग प्राइस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर 8,000 रुपए का सामान हमारे पास लिखा हुआ रखा था, हमने उसको 10,000 का बेच दिया। तो लॉजिकली प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो वी आर हैविंग सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 and cost of rupees 8,000 and we have got a profit of rupees 2,000। अब आप देखिए कि इस एक ट्रांजैक्शन में तीन चीजों पर असर पड़ रहा है। एक पड़ रहा है कॉस्ट पे, दूसरा आपकी सेल हो रही है, तीसरा आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका इंपैक्ट तीन जगह पर आएगा। मतलब 10,000 रुपए तो सामान बेचने पर कैश में ऐड होंगे, 8,000 रुपए का कॉस्ट में से मतलब स्टॉक में से माइनस होगा, और 2,000 रुपए जो आया है प्रॉफिट का ये ऐड होगा बेटा किस में? कैपिटल में। इसको आप याद कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, समझ लीजिए। क्यों? सामान बेचा, 10,000 रुपए कैश आए, कॉस्ट पे ही आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रिकॉर्डेड है, 8,000 रुपए का सामान चला गया, आपने स्टॉक में से 8,000 रुपए माइनस कर दिए। 2,000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में क्यों ऐड होगा? मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो मैं रखूंगा ना, मेरा क्या है कंपनी के अंदर? कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज दी ओनली एग्जाम्पल दैट वी हैव। अभी तक हमारे पास यही है, बट आगे और भी एग्जाम्पल्स तरीके के हो सकते हैं, बट अभी क्लास 11 के लिए यही एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। इसी को ही समझिए कि अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आ रहा है जिसकी कॉस्ट कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करो, कॉस्ट स्टॉक में से माइनस करो, कैश जो पैसा आया वो कैश में ऐड कर दो। तो इसको मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं और समझाता हूं कि ये चीजें कैसे होंगी। अगेन मैं यहां पे लिखूंगा कैश प्लस स्टॉक। कैश में बेटा 10,000 रुपए आ गए, स्टॉक में से 8,000 रुपए माइनस होंगे,
और कैपिटल में 2000 रुपए ऐड होंगे। जो भी कैपिटल होगी, यहां पर कैश जो भी होगा आपके पास उसमें 10,000 रुपए जोड़िए, यहां पर स्टॉक जो भी है उसमें 8,000 रुपए जोड़िए, यहां पर कैपिटल जो भी है उसमें 2,000 रुपए जोड़िए। अब ये देखिए कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट 3 जगह पर आया। यस, एक तो कैश पर आया, ये रहा, दूसरा स्टॉक पर आया, ये रहा, तीसरा कैपिटल पर आया, ये रहा। तो ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। यहां पर आकर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड, मतलब इक्वेशन बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर यहां पर आकर आपका, चैप्टर का पार्ट यहां पर आकर आपका पूरा होता है। यही मेजर 6, 7, 8 चीजें हैं जो आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में हेल्प करेंगी, और इसी तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को मिलेंगे आपके इलस्ट्रेशंस में भी और क्वेश्चंस में भी। आगे आने वाली क्लासेस में यूट्यूब में मैं आपको इससे रिलेटेड एक सवाल पूरा यहां पर बोर्ड पर कराऊंगा। उसके बाद हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ आगे चलेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेशन देखेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। मतलब वी आर हैप्पी टू वेलकम योर कमेंट्स, वी आर हैप्पी टू वेलकम योर फीडबैक। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है, तो उसमें अगर हमारी कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं हमारी एकेडमी में, तो वी आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन आवर फीस। सो वी वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।